तो दोस्तों आज हम देखेंगे 10 भारतीय कलाओं को और उनके समय काल को, साथ ही उनके क्षेत्र और उनकी विशेषताओं को जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्ज़ाम्स या फिर जो BFA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है ये लाभकारी होने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले भारतीय कला के बारे में जान लेते हैं। भारतीय कला के परिचय को देख लेते हैं। भारतीय कला का परिचय जो है बहुत ही व्यापक है और इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और वस्त्र कला सहित विभिन्न कला रूप जो है आ जाते हैं। यह कला भारत के विभिन्न क्षेत्रों, युगों तक फैली हुई है। में हर युग में जो है इसका विकास हुआ है और इसका एक समृद्ध इतिहास है। यह न केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी एक अभिन्न अंग है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को दर्शाता है। भारतीय कला विभिन्न कला रूपों के माध्यम से लोगों की भावनाओं, विचारों और विश्वासों को जो है व्यक्त करती है। यहाँ पर हमने पहली कला ली है सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी की कला जिसे जो है टाउन प्लानिंग भी कहते हैं, यहाँ पर शहरीकरण जो है देखने को मिलता है। इसकी समय का लगभग 3300 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह कला सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकसित हुई जो आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है। इसमें जो है हमें मूर्तियाँ, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, टेराकोटा की आकृतियाँ इत्यादि जो है देखने को मिल जाती हैं। इस कला की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यथार्थवादी रूपांकन देखने को मिला, कौशल, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल वर्क देखने को मिला और साथ ही जो है काम जो है बहुत ही डेकोरेटिव यानी सजावटी होते थे। दूसरी कला जो हमारी आ जाती है वह है मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला का समय काल जो है 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के दौरान विशेषकर अशोक के शासनकाल में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास जो है देखने को मिला। मूर्तिकला, स्तंभ, टेराकोटा, रिंग स्टोन्स, चित्रकारी, वास्तुकला, मिट्टी के बर्तन, सिक्के इत्यादि जो है हमें मौर्य काल से देखने को मिलते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि मौर्य कला में पत्थर का विशेष रूप से उपयोग किया गया। पॉलिश किए हुए पत्थरों से स्तंभ बनाए गए। स्तंभों पर जटिल नक्काशी और शिलालेख देखने को मिले। यथार्थवादी और प्राकृतिक रूपांकन देखने को मिला। विभिन्न जो है शैलियाँ और तकनीकों का मिश्रण जो है देखने को मिला, जिसमें जो है ईरान और यूनान दो शैलियों का प्रभाव जो है हमें मौर्य कला में देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर स्तूप देखने को मिले। सांची स्तूप जो है यहाँ पे मुख्य है। गुफाएं देखने को मिली। बराबर की पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई और लोमस ऋषि की गुफा जो है यहाँ पे मुख्य गुफा के रूप में जानी जाती है। साथ ही यहाँ पे मूर्ति कलाएं भी जो है देखने को हमें मिलती हैं। तीसरा हमारा आ जाता है गांधार कला। गांधार कला का समय काल जो है 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यह कला गांधार क्षेत्र में विकसित हुई जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है। महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गांधार कला। गांधार कला में महायान बौद्ध धर्म को लेकर पर आधारित जो है मूर्तियां बनाई गईं और इसकी मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो गांधार कला में मिश्रित शैली देखने को मिलती है जो कि ग्रीको रोमन स्टाइल की शैली है, यानी ग्रीक और रोमन शैली का प्रभाव जो है गांधार की कलाओं में देखने को मिलता है। बुद्ध की मूर्तियाँ जो है यहाँ बनाई गई ज़्यादातर और बुद्ध की मूर्तियों में जो है यूनानी जो देवता है अपोलो, उनके समान जो है बुद्ध को यहाँ पर अंकित किया गया। मानव शरीर का चित्रण देखने को मिला। मानव शरीर का चित्रण जो है बहुत ही यथार्थवादी था। मांसपेशियाँ अच्छे से दिखाई गई। कपड़ों में सिलवटें जो हैं स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। बहुत ही आभूषण सहित जो है बुद्ध की मूर्तियों को यहाँ पर दिखाया गया है। बुद्ध को यहाँ पर जो है राजा की तरह दिखाया गया है। गांधार कला में जो है इसके मुख्य कला केंद्र हुए गांधार, तक्षशिला, पेशावर, बामियान और स्वायत्त घाटी। इन क्षेत्रों में जो है गांधार कला विकसित हुई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुप्त कला। गुप्त कला का समय काल लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 3वीं शताब्दी के अंत से 6वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है इसका समय काल माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है मुख्य रूप से उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में हुआ था। इसके अलावा गुप्त शासकों ने दक्षिण में भी अपने प्रभाव जो है जमाए थे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति जो है देखने को मिलती है। साथ ही इसकी मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो हम देख पाएंगे कि गुप्त कला में जो है सुंदर और परिष्कृत
रूप देखने को मिलता है, विविधताएं देखने को मिलती, जिसमें शैलियाँ और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मूर्तिकला में जो है मथुरा और सारनाथ प्रमुख केंद्र थे यहाँ के, जहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है देखने को मिली। चित्रकला भी बनाए गए। चित्रकला में अजंता की जो चित्रकलाएँ हैं, अजंता गुफाओं की जो चित्रकला है, वो गुप्त कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। वास्तुकला जो है गुप्त काल में मंदिर निर्माण किया गया। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल में ही किया गया था। साहित्य, संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। विज्ञान, गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति जो है गुप्त काल में देखने को मिली, जिस वजह से गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पल्लव कला। पल्लव कला जो है 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक की समय सीमा जो मानी जाती है पल्लव कला की। पल्लव वंश के शासनकाल में जो है विशेष रूप से दक्षिण भारत में वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास देखे गए। पल्लव की मूर्तिकलाओं को 4 प्रमुख शैलियों में जो है बांटा जा सकता है। पहला है महेंद्र वर्मन शैली, जो कि 600 से 635 ईस्वी तक रही, जिसमें ज़्यादातर जो है स्तंभ युक्त मंडप देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली में मंडप अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें जो है सप्त पैगोडा रथ जो है मुख्य है। तीसरा आता है राज सिंह शैली, जिसमें जो है शोर मंदिर देखने को मिलता है। चौथा है अपराजित शैली, जिसमें जो है बाहुर का मंदिर जो है फेमस है। द्राविड़ वास्तुकला की शुरुआत जो है गुफा मंदिर और रथ मंदिर यानी महाबलीपुरम और मूर्तिकला इत्यादि जो है हमें पल्लव वंश में देखने को मिलते हैं। यानी गुप्त वंश में हमें जो है गुप्त वंश में हमें जो है नागर शैली का विकास देखने को मिला और पल्लव वंश में हमें जो है द्रविड़ वास्तुकला शैली का जो है विकास देखा जाता है। फिर आता है चोल वंश। चोल वंश का समय काल 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। चोल वंश के शासनकाल में कांस्य, मूर्तिकला, मंदिर, वास्तुकला और इत्यादि में जो है महत्वपूर्ण प्रगति हुए। इसमें जो है सोने और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाए गए। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही उन्नत अवस्था में ये जो है पहुंच गया। और चोल मंदिर जो है वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। इसमें जो है द्रविड़ शैली देखने को मिली। ऊंची गोपुरम, मंदिरों के प्रवेश द्वार बनाए गए, जटिल नक्काशी की गई, विशाल आकार के मंदिर बनाए गए और मूर्तियों से सुसज्जित दीवारें बनाई गई। गर्भगृह, मंडप, पंचायतन शैली, जिसमें पंचायतन शैली वह होती है जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है और 4 सहायक मंदिर होते हैं। इस तरह के मंदिर भी जो है चोल कला में बनाए गए। नटराज की कांस्य प्रतिमा देखने को मिली। बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। विजयनगर शैली और नायक कला जो है चोल कला में विकसित हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं राजपूत कला। राजपूत कला की शुरुआत जो है लगभग इसका समयकाल जो है 16वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। राजपूत राज्यों में विकसित यह कला चित्रकला और मूर्तिकला में अपनी विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है। राजपूत कला में मुगल शैली का प्रभाव जो है देखने को मिलता है, लेकिन यह मुगल शैली का प्रभाव होने के बावजूद भी भारतीय कला को जो है ये पकड़े हुए है। चित्रकला इसमें देखने को मिला। चित्रकला में जो है कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक दृश्य देखने को मिले। वास्तुकला और लघु चित्र जो है हमें राजपूत कला शैली में देखने को मिलते हैं। राजपूत चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है आनंद कुमार स्वामी ने किया। उन्होंने सन 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने जो है राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रकला शैली को शामिल किया है। राजपूत शैली की मुख्य जो यहाँ पर उपशैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं वह है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और ढूंढार शैली। मेवाड़ शैली में भी कुछ उपशैलियाँ हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिसमें है आ जाता है चावन, उदयपुर, नथद्वार, देवगढ़ यानी राजसम्मत इत्यादि। मारवाड़ शैली में आते हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर इत्यादि। हाड़ौती शैली में आता है बूंदी, कोटा, झालावाड़, दुगारी इत्यादि। और ढूंढार शैली में आ जाता है अम्बेर, जयपुर, अलवर, उड़ियाला और शेखावटी। राजपूत शैली में सबसे फेमस जो रहा वो था मेवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी शैली जो था सबसे फेमस था। यहाँ पे चित्रकला जो है बहुत ही विकसित हुई।
नेक्स्ट हम आते हैं मुगल कला। मुगल कला की शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी मानी जाती है। मुगल साम्राज्य के दौरान चित्रकला, वास्तुकला और बागवानी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की शुरुआत बाबर के समय काल में लगभग 1526 से 30 के बीच जो है मानी जाती है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल कला जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची। यहाँ की मुख्य विशेषता है कि इसमें जो है हमें लघु चित्र देखने को मिलते हैं, दरबारी जीवन का दृश्य देखने को मिलता है, प्रकृतिवाद, विविधता यानी जिसमें जो है फारसी, भारतीय और यूरोपीय कला के तत्व जो है शामिल हैं। मुगल कला में जो है कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं जिसमें जो है मुख्य है अकबरनामा, तूतीनामा, रज़मनामा और जहांगीरनामा। अकबरनामा जो है अकबर के शासनकाल का एक विस्तृत सचित्र इतिहास है जिसमें मुगल दरबार और जीवन के दृश्यों को दिखाया गया है। तूतीनामा जो पुस्तक है उसमें तोते की कहानी नामक फारसी कथाओं का एक समग्र संग्रह है जिसमें सचित्र किया गया है। रज़मनामा जो है महाभारत का एक सचित्र संस्करण है जो युद्ध और वीरता के दृश्यों को दिखाता है। और जहांगीरनामा जो है जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें उनके शासनकाल की घटनाओं और कला के प्रति उनके प्रेम का वर्णन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं दक्कनी कला में। दक्कनी कला की शुरुआत जो है लगभग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के अंत तक मानी जाती है। इसका विकास दक्कनी क्षेत्र में हुआ था लगभग 1680 के दशक में बोल सकते हैं। जब मुगलों ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी तब जो है दक्कनी शैली का विकास माना जाता है। एक भारतीय लघु चित्रकला शैली है दक्कनी शैली। इसकी उपशैलियां हैं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। विशेषताएं इसकी मुख्य हैं, इसमें हमें देखने को मिलते हैं समृद्ध रंग जिसमें जो है लाल, नीले, हरे और स्वर्ण रंगों का उपयोग देखने को मिलता है। कामुकता और प्रेम के दृश्य देखने को मिलते हैं। जटिल और विस्तृत रचनाएं देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक दृश्य जैसे कि पेड़, पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं। जीवंत माहौल देखने को मिलता है। वस्त्रों का विस्तृत चित्रण जो है दक्कनी शैली में देखा जा सकता है। इसकी उपशैलियों में अहमदनगर का जो मुख्य उदाहरण है, जो मुख्य चित्रण है वो है चांद बीबी प्लेइंग चौगन प्लेयर्स, ठीक है। बीजापुर का है नौरस नामा। गोलकुंडा की मुख्य चित्र है नृत्य करती हुई लड़कियां और हैदराबाद का मुख्य चित्र है दरगाह शिलालेख। तो इन चार उपशैलियों के प्रमुख चित्र कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो भारतीय कला है वह यहाँ पे आता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जिसकी शुरुआत जो है लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत मानी जाती से शुरू होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीय कला संस्कृति को एक नई दिशा दी और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। यह भारतीय कला में एक पुनर्जागरण था जिसमें पश्चिमी कला शैलियों के प्रभुत्व का मुकाबला करने और स्वदेशी कला रूपों को पुनर्जीवित करने का इसमें जो है प्रयास किया गया। इसके फाउंडर थे ई.वी. हेबेल और अवनींद्रनाथ टैगोर। उस समय ई.वी. हेबेल जो थे वो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे। इसकी मुख्य विशेषताएं थी कि यह आंदोलन भारतीय कला की पारंपरिक तकनीकों को प्रभावित करती है जैसे कि मुगल और राजपूत चित्र शैली और अजंता की गुफाओं की कला से जो है प्रेरित थी। विषय वस्तु थे बंगाल स्कूल के कलाकारों ने अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। इसकी मुख्य शैली की बात करते हैं तो इसमें जो है बंगाल स्कूल में जो है कि पेंटिंग में कोमलता देखने को मिलती है, बहुत ही सॉफ्ट कलर देखने को मिलता है, नाजुक रेखाएं देखने को मिलती हैं और एक आध्यात्मिक और अलौकिक आभा देखी जा सकती है। प्रभाव की बात करें तो बंगाल स्कूल ने भारतीय कला में एक नया राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्थापित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत अधिक प्रेरित किया था। इसमें कुछ उल्लेखनीय कलाकार हमें देखने को मिलते हैं जो कि हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और गगनेंद्रनाथ टैगोर। आशा तो अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका को। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।